नमस्कार और स्वागत है। आज हम iOS डेवलपमेंट की दुनिया में थोड़ी और गहराई में जा रहे हैं। कुछ खास एडवांस्ड टॉपिक्स पर बात करेंगे। जो नोट्स हमारे पास हैं उनके आधार पर देखेंगे कि ऐप्स को ज़्यादा रिस्पॉन्सिव, ज़्यादा इंटीग्रेटेड और यूज़र फ्रेंडली कैसे बनाया जा सकता है। शुरुआत करेंगे कंबाइन फ्रेमवर्क से, फिर ऐप एक्सटेंशन, पुश नोटिफिकेशन, डीप लिंकिंग, इन सब पर बात करेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, ये सारे टॉपिक्स आजकल मॉडर्न iOS ऐप्स बनाने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं। ये सिर्फ ऐप की फंक्शनैलिटी नहीं बढ़ाते, बल्कि यूज़र एक्सपीरियंस को भी काफ़ी बेहतर बनाते हैं। तो सबसे पहले ये कंबाइन फ्रेमवर्क, ये iOS 13 में आया था, है ना? और ये रिएक्टिव प्रोग्रामिंग से जुड़ा है। असल में ये क्या है और इसने कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की? हाँ, iOS 13 में आया था और ये रिएक्टिव प्रोग्रामिंग पर बेस्ड है। देखिए, पहले क्या होता था, एसिंक्रोनस काम, मतलब जैसे नेटवर्क कॉल का रिजल्ट आया या बटन टैप हुआ या कीबोर्ड दिखा, इनको हैंडल करने के कई तरीके थे। जैसे डेलीगेट्स थे, क्लोजर्स या कॉलबैक्स थे, केवीओ था, नोटिफिकेशन सेंटर भी यूज होता था। हाँ, और ये सब मिलके कई बार कोड को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते थे। वो कॉलबैक हेल वाली बात। एग्जैक्टली, वही, खासकर जब कई सारे ऑब्जर्वर हों। कंबाइन क्या करता है, इन सब को हैंडल करने का एक डिक्लेरेटिव, मतलब एक घोषणात्मक तरीका देता है, एक सिंगल कंसिस्टेंट सिस्टम। अच्छा, तो ये बिखरे हुए तरीकों को एक साथ लाता है। नोट्स में पब्लिशर्स और सब्सक्राइबर्स का जिक्र है, ये कैसे काम करते हैं? हाँ, ये कोर कॉन्सेप्ट्स हैं। आप इसे ऐसे समझिए, पब्लिशर्स वो हैं जो समय के साथ वैल्यूज या एरर भेजते हैं, जैसे नेटवर्क रिक्वेस्ट का नतीजा, या टेक्स्ट फील्ड में जैसे जैसे टाइप हो रहा है वो टेक्स्ट। ओके। और सब्सक्राइबर्स वो हैं जो इन वैल्यूज को रिसीव करते हैं और उन पर कुछ एक्शन लेते हैं, जैसे यूआई अपडेट करना या डेटा कहीं सेव करना। ठीक है। और इनके बीच में आते हैं ऑपरेटर्स। ये बड़े कमाल के होते हैं। ये पब्लिशर से निकली वैल्यू को सब्सक्राइबर तक पहुंचने से पहले बदल सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, जैसे मैप, फिल्टर, डीबाउंस, कंबाइन लेटेस्ट, बहुत सारे हैं। तो मतलब इससे कोड ज्यादा पढ़ने लायक और मैनेज करने लायक हो जाता है। बिल्कुल, कोड ज्यादा डिक्लेरेटिव बनता है। आप ये बताते हैं कि डेटा के साथ क्या करना है, ना कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। ऑपरेटर्स को चेन करना आसान है, कॉम्प्लेक्स लॉजिक भी साफ दिखता है। और स्विफ्ट यूआई के साथ तो ये बहुत बढ़िया काम करता है। नोट्स में सब्सक्रिप्शन और मेमोरी मैनेजमेंट की बात भी है। ये सब्सक्रिप्शन क्या करता है और मेमोरी लीक का क्या खतरा है इसमें? सब्सक्रिप्शन असल में पब्लिशर और सब्सक्राइबर के बीच का वो एक्टिव कनेक्शन है। जब तक ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट जिंदा है, डेटा फ्लो होता रहेगा। अच्छा। इसीलिए इसे कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ता है, जैसे किसी प्रॉपर्टी में, वरना कनेक्शन तुरंत टूट जाएगा और डेटा आना बंद। और मेमोरी लीक? हाँ, वो एक कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है, खासकर जब आप सिंक या ऐसे ऑपरेटर्स यूज करते हैं जिनमें क्लोजर होता है। अगर क्लोजर के अंदर आपने स्ट्रांगली सेल्फ को कैप्चर कर लिया तो रिटेन साइकिल बन सकता है। ओहो। इसीलिए वीक सेल्फ या अनओन्ड सेल्फ का इस्तेमाल बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि ऑब्जेक्ट्स सही टाइम पर मेमोरी से रिलीज हो सकें। ये तो ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, कुछ खास पब्लिशर्स का भी जिक्र है नोट्स में। जस्ट एम्प्टी फेल, ये कब यूज होते हैं? हाँ, ये छोटे लेकिन काम के पब्लिशर्स हैं। जस्ट बस एक वैल्यू भेजता है और फिर खत्म हो जाता है। टेस्टिंग के लिए या किसी फिक्स्ड वैल्यू से पाइपलाइन शुरू करने के लिए अच्छा है। ओके। एम्प्टी कुछ नहीं भेजता, बस या तो तुरंत खत्म हो जाता है या कभी नहीं। और फेल तुरंत एक एरर के साथ खत्म होता है। ये टेस्टिंग में एरर कंडीशन बनाने के काम आता है। ठीक है। और ऑपरेटर्स में फ्लैट मैप और स्विच लेटेस्ट, इनमें क्या फर्क है? नोट्स कहते हैं कि दोनों तब यूज होते हैं जब एक पब्लिशर खुद दूसरे पब्लिशर्स एमिट करता है। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। मान लीजिए आप सर्च फंक्शन बना रहे हैं। यूजर जैसे जैसे टाइप करता है, ये एक पब्लिशर हुआ। आप हर बार एक नई नेटवर्क रिक्वेस्ट, ये दूसरा पब्लिशर हुआ, भेजना चाहते हैं। अब फ्लैट मैप क्या करेगा, वो सारी की सारी नेटवर्क रिक्वेस्ट को चलने देगा और सबके रिजल्ट्स को मर्ज कर देगा। अच्छा। लेकिन सर्च में तो हमें सिर्फ सबसे लेटेस्ट रिजल्ट चाहिए होता है ना, पुरानी रिक्वेस्ट तो बेकार है। बिल्कुल। यहीं पर स्विच लेटेस्ट काम आता है। जैसे ही यूजर नया कुछ टाइप करता है और नई नेटवर्क रिक्वेस्ट का पब्लिशर आता है, स्विच लेटेस्ट पिछली वाली रिक्वेस्ट को ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देता है और सिर्फ सबसे नई वाली को सुनता है। वाह, ये तो सर्च या ऑटो सजेस्ट जैसी चीजों के लिए परफेक्ट है। हाँ, बहुत यूजफुल है। अब सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, पास थ्रू सब्जेक्ट और करंट वैल्यू सब्जेक्ट। ये क्या बला है? सब्जेक्ट्स
आप इन्हें एक तरह का हाइब्रिड समझ सकते हैं। ये पब्लिशर तो हैं ही, लेकिन आप इनमें बाहर से मतलब मैन्युअली सेंड मेथड कॉल करके वैल्यूज डाल सकते हैं। अच्छा, तो ये कब काम आते हैं? ये तब काम आते हैं जब आपको पुराने इंपेरेटिव स्टाइल वाले कोड को कंबाइन की रिएक्टिव दुनिया से जोड़ना हो, या जब आप खुद इवेंट्स ट्रिगर करना चाहते हो। पास थ्रू सब्जेक्ट कोई वैल्यू याद नहीं रखता। जब आप सेंड करते हैं वो बस उसे आगे पास कर देता है, जैसे बटन टैप इवेंट्स। और करंट वैल्यू सब्जेक्ट? करंट वैल्यू सब्जेक्ट अपनी सबसे लेटेस्ट वैल्यू को होल्ड करके रखता है, और जैसे ही कोई नया सब्सक्राइबर जुड़ता है ये उसे वो लेटेस्ट वैल्यू तुरंत भेज देता है। ये ऐप की सेटिंग्स या यूजर की लॉगिन स्टेट जैसी चीजों के लिए बहुत अच्छा है। समझ गई। और एक चीज जो बहुत पॉपुलर है, @published_property_wrapper, ये कैसे अलग है? @published बहुत ही हैंडी है, खासकर स्विफ्ट यूआई के साथ। आप किसी क्लास की प्रॉपर्टी के आगे बस @published लिख दीजिए, हाँ, तो स्विफ्ट ऑटोमेटिकली उस प्रॉपर्टी के लिए एक पब्लिशर बना देता है। जब भी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बदलती है वो पब्लिशर अपने आप नई वैल्यू इमिट कर देता है। तो मतलब हमें खुद सब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती? ज्यादातर केस में नहीं, खासकर व्यू मॉडल्स में। आप प्रॉपर्टी के पब्लिशर को प्रॉपर्टी नेम से एक्सेस करके उस पर कंबाइन ऑपरेटर्स लगा सकते हैं, और स्विफ्ट यूआई व्यूज तो @publish प्रॉपर्टीज के बदलने पर अपने आप अपडेट हो जाते हैं। ये बहुत क्लीन तरीका है यूआई को डेटा से बाइंड करने का। तो कंबाइन ने ऐप के अंदर डेटा फ्लो को काफी स्ट्रीमलाइन कर दिया। लेकिन अगर हमें ऐप की फंक्शनैलिटी को ऐप के बाहर सिस्टम में कहीं और इस्तेमाल करना हो तो, या ऐप एक्सटेंशन काम आते हैं, राइट? एग्जैक्टली। ऐप एक्सटेंशन आपकी ऐप की कुछ पावर को iOS या macOS के दूसरे हिस्सों तक ले जाते हैं। यूजर को आपकी ऐप खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जैसे क्या क्या कर सकते हैं इनसे? बहुत कुछ, जैसे होम स्क्रीन पर विजेट्स दिखाना, iOS की शेयर शीट में अपना ऐप ऐड करना, किसी दूसरे ऐप में सिलेक्टेड टेक्स्ट या इमेज पर कोई एक्शन परफॉर्म करना। अच्छा, हाँ, फोटो ऐप के अंदर कस्टम एडिटिंग टूल देना, अपना कस्टम कीबोर्ड बनाना, फाइल्स ऐप के लिए क्लाउड स्टोरेज इंटीग्रेट करना फाइल प्रोवाइडर, या फिर सिरी से बात करके अपनी ऐप का कोई टास्क करवाना है, सिरी किट। ये तो काफी पावरफुल लगता है। इससे यूजर का एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली इंप्रूव होता होगा। पर क्या ये मेन ऐप से अलग चलते हैं? सिक्योरिटी का क्या? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐप एक्सटेंशन अपनी खुद की प्रोसेस में चलते हैं, मेन ऐप से अलग। उनका अपना मेमोरी स्पेस, अपना सैंडबॉक्स होता है। तो ये सिक्योर है? हाँ, सिक्योरिटी के लिहाज से ये अच्छा है, क्योंकि उनकी सिस्टम रिसोर्सेज तक पहुंच लिमिटेड होती है। वो मेन ऐप के साथ डेटा शेयर करने के लिए साधारणतः ऐप ग्रुप्स का इस्तेमाल करते हैं, जो एक शेयर्ड कंटेनर होता है। और परफॉर्मेंस? उनकी मेमोरी और सीपीयू लिमिट्स भी मेन ऐप से कम होती हैं, इसलिए एक्सटेंशन को लाइट वेट और एफिशिएंट बनाना बहुत जरूरी है। आपने विजेट्स का जिक्र किया। विजेट किट iOS 14 में आया था और इसने पुराने टुडे एक्सटेंशन को रिप्लेस किया। ये सिर्फ स्विफ्ट यूआई बेस्ड है या और भी बड़े फर्क हैं? स्विफ्ट यूआई बेस्ड होना अपने आप में एक बड़ा फर्क है। डेवलपमेंट काफी बदल गया है, लेकिन हाँ, और भी अंतर है। विजेट किट विजेट्स टाइमलाइन बेस्ड अपडेट पर काम करते हैं। टाइमलाइन बेस्ड मतलब आपका ऐप सिस्टम को फ्यूचर के कुछ टाइम पॉइंट्स के लिए विजेट का कंटेंट पहले से बता देता है। सिस्टम फिर उन टाइम पॉइंट्स पर विजेट को अपडेट करता है। ये रियल टाइम अपडेट नहीं है, बल्कि बैटरी और परफॉर्मेंस के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। अच्छा, तो ये हमेशा लाइव नहीं होते? नहीं, ज्यादातर नहीं। इनका मेन पर्पस है ग्लांसेबल जानकारी दिखाना, मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो एक नजर में दिख जाए। इनमें इंटरैक्टिविटी भी लिमिटेड होती है, ज्यादातर बस टैप करके ऐप के किसी खास सेक्शन को खोल लें, डीप लिंकिंग तक ही सीमित रहती है। ओके, अब सिरी पर आते हैं। सिरी किट ऐप्स को सिरी से कैसे जोड़ता है? मतलब सिरी को कैसे पता चलता है कि यूजर की ये कमांड मेरे ऐप के लिए है? सिरी किट कुछ खास तरह के टास्क्स के लिए इंटीग्रेशन देता है, जिन्हें डोमेन कहते हैं, जैसे मैसेजिंग, पेमेंट्स, राइड बुकिंग, वर्कआउट्स वगैरह। जब यूजर सिरी को कोई कमांड देता है, हाँ, तो सिरी उस आवाज को समझकर उसे एक स्ट्रक्चर्ड इंटेंट ऑब्जेक्ट में बदलता है। इंटेंट मतलब यूजर का इरादा, जैसे सेंड अ मैसेज टू मॉम। ठीक है। अगर वो इंटेंट आपके ऐप के सपोर्टेड डोमेन या आपके डिफाइन किए हुए कस्टम इंटेंट से मैच करता है, तो iOS आपके ऐप के इंटेंट्स एक्सटेंशन को वो इंटेंट ऑब्जेक्ट भेजता है, और फिर एक्सटेंशन उसे हैंडल करता है। हाँ, आपका एक्सटेंशन उस इंटेंट को प्रोसेस करता है, जरूरी एक्शन लेता है, जैसे मैसेज भेजने की तैयारी करना, और फिर सिरी को रिस्पॉन्स भेजता है, जिसे सिरी यूजर को दिखा या बता सकता है। आप कस्टम इंटेंट्स भी बना सकते हैं, जिन्हें यूजर शॉर्टकट्स ऐप में यूज कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग। और शेयर एक्सटेंशन, जब हम किसी ऐप में, मान लीजिए सफारी में, शेयर बटन दबाते हैं, तो लिस्ट में दूसरे ऐप्स के साथ हमारा ऐप कैसे आ जाता है? उसके लिए आपको अपने प्रोजेक्ट में एक शेयर एक्सटेंशन टारगेट ऐड करना होता है।
फिर आप उसकी info.plist फाइल में बताते हैं कि आपका एक्सटेंशन किस तरह का डेटा हैंडल कर सकता है, जैसे URLs, इमेजेस, टेक्स्ट या फाइल्स। अच्छा। तो जब यूजर किसी ऐप से उस टाइप का कंटेंट शेयर करने की कोशिश करता है, iOS आपकी ऐप का आइकन और नाम शेयर शीट में दिखा देता है। अगर यूजर उसे चुनता है तो आपका शेयर एक्सटेंशन लॉन्च होता है और वो उस डेटा को रिसीव करके प्रोसेस कर सकता है बिना मेन ऐप खोले। बिल्कुल। एक्सटेंशन को वो शेयर डेटा जैसे URL या इमेज मिल जाता है और वो उसे प्रोसेस कर सकता है, जैसे उसे अपने ऐप में सेव करना या कहीं अपलोड करना वगैरह। ये सब मेन ऐप को खोले बिना हो जाता है। ये सारे तरीके ऐप को सिस्टम के साथ और दूसरी ऐप्स के साथ जुड़ने के हैं। लेकिन यूजर तक सीधे पहुंचने का एक और बड़ा तरीका है पुश नोटिफिकेशन। ये APNS यानी एप्पल पुश नोटिफिकेशन सर्विस के जरिए कैसे काम करते हैं? हाँ, पुश नोटिफिकेशन यूजर को एंगेज रखने का, उन्हें जरूरी जानकारी देने का एक बहुत पावरफुल तरीका है, तब भी जब वो ऐप यूज नहीं कर रहे हों। APNS इसमें एप्पल का वो सेंट्रलाइज सिस्टम है जो ये डिलीवरी मैनेज करता है। तो प्रोसेस क्या है? हमारा सर्वर सीधे डिवाइस को मैसेज भेजता है? नहीं, सीधे नहीं। प्रोसेस कुछ ऐसा है। सबसे पहले आपकी ऐप यूजर से नोटिफिकेशन भेजने की परमिशन मांगती है। हाँ, वो पॉपअप आता है। जी, अगर परमिशन मिल जाती है तो ऐप APNS के साथ रजिस्टर होती है और उसे एक यूनिक डिवाइस टोकन मिलता है। ये टोकन डिवाइस की पहचान है APNS के लिए। ओके। ऐप फिर ये टोकन आपके अपने सर्वर को भेज देती है। अब जब आपके सर्वर को उस डिवाइस पर कोई नोटिफिकेशन भेजना होता है तो वो नोटिफिकेशन का कंटेंट, जिसे पेलोड कहते हैं, और वो डिवाइस टोकन दोनों APNS को भेजता है। जब आपके सर्वर्स को कोई नोटिफिकेशन भेजना होता है, राइट? नोटी टोकन। APNS फिर उस टोकन के आधार पर सही डिवाइस ढूंढकर नोटिफिकेशन डिलीवर कर देता है। ये सब सिक्योरली होता है। तो APNS एक तरह का पोस्ट ऑफिस के बीच में। हाँ। अच्छा, किस किस तरह के नोटिफिकेशन भेज सकते हैं? सिर्फ टेक्स्ट मैसेज? नहीं, कई तरह के होते हैं। आप अलर्ट दिखा सकते हैं जिसमें टाइटल, सब-टाइटल और बॉडी टेक्स्ट हो। ऐप के आइकन पर एक बैज नंबर दिखा सकते हैं और नोटिफिकेशन आने पर एक साउंड प्ले कर सकते हैं। आप इनका कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। और साइलेंट नोटिफिकेशन भी होते हैं, वो क्या करते हैं? हाँ, साइलेंट नोटिफिकेशन यूजर को दिखते नहीं है। उनका मकसद होता है बैकग्राउंड में ऐप को जगाना ताकि वो कोई काम कर सके, जैसे नया डेटा डाउनलोड करना या सिंक करना। ये तब काम आते हैं जब आप यूजर को डिस्टर्ब किए बिना आपको अप टू डेट रखना चाहते हैं। और क्या इसका कोई बेस्ट तरीका है? कई बार वो पॉपअप अचानक आ जाता है। परमिशन लेना तो बिल्कुल मैंडेटरी है, उसके बिना भेज ही नहीं सकते। और हाँ, बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप सिस्टम का वो स्टैंडर्ड पॉपअप दिखाने से पहले अपनी ऐप के अंदर ही यूजर को समझाएं कि आप नोटिफिकेशन क्यों भेजना चाहते हैं और उससे उन्हें क्या फायदा होगा। इसे प्री परमिशन प्रॉम्प्ट करते हैं। अच्छा, पहले कॉन्टेक्स्ट देना। जी, इससे यूजर के अलाउ करने के चांस बढ़ जाते हैं। और अगर वो डोंट अलाउ कर देते हैं तो बाद में ऐप की सेटिंग्स में उन्हें नोटिफिकेशन इनेबल करने का ऑप्शन देना भी एक अच्छा तरीका है। ओके, अब मान लीजिए यूजर को नोटिफिकेशन मिला और उसने उस पर टैप किया। क्या हम उसे सीधे ऐप के किसी खास पेज पर भेज सकते हैं बजाय होम स्क्रीन के? यही डीप लिंकिंग काम आती है। बिल्कुल सही। डीप लिंकिंग का यही मकसद है, यूजर को नोटिफिकेशन से या किसी वेब लिंक से या ईमेल से या किसी दूसरी ऐप से सीधे आपकी ऐप के अंदर किसी स्पेसिफिक स्क्रीन या किसी खास कंटेंट तक ले जाना। इससे यूजर का रास्ता काफी शॉर्ट और आसान हो जाता है। हाँ, ये यूजर एक्सपीरियंस को बहुत स्मूथ बनाता है। सोचिए, अगर कोई प्रोडक्ट का नोटिफिकेशन आया, टैप करते ही सीधे वही प्रोडक्ट पेज खुल जाए, बजाय इसके कि यूजर को ऐप खोलकर उसे ढूंढना पड़े। इसके दो तरीके सुने हैं, URL स्कीम्स और यूनिवर्सल लिंक्स। इनमें क्या फर्क है और कौन सा बेहतर माना जाता है? हाँ, ये दो मेन तरीके हैं। URL स्कीम्स पुराना तरीका है। आप अपनी ऐप के लिए एक कस्टम स्कीम रजिस्टर करते हैं, जैसे myapp.products123। ये आसान लगता है सेटअप करना। हाँ, सेटअप करना रिलेटिवली आसान है, लेकिन इसकी कुछ कमियां हैं। एक तो ये कम सिक्योर है, क्योंकि कोई भी दूसरी ऐप सेम स्कीम रजिस्टर करने की कोशिश कर सकती है। दूसरा, अगर यूजर के फोन में आपकी ऐप इंस्टॉल नहीं है तो ये लिंक कुछ नहीं करेगा, टूट जाएगा। तो यूनिवर्सल लिंक्स ज्यादा मॉडर्न, सिक्योर और फ्लेक्सिबल तरीका है। ये असल में स्टैंडर्ड HTTPS वेब लिंक्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट डोमेन से जुड़े होते हैं, जैसे https://www.mycompany.com products123। तो ये नॉर्मल वेब लिंक जैसे दिखते हैं? हाँ, लेकिन अगर यूजर के फोन में आपकी ऐप इंस्टॉल है और आपने इसे सही से कॉन्फ़िगर किया है तो iOS उस लिंक को सफारी में खोलने के बजाय सीधे आपकी ऐप में खोल देगा
और आप ऐप के अंदर उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट पेज पर नेविगेट कर सकते हैं। और अगर ऐप इंस्टॉल नहीं है तो वो लिंक नॉर्मल वेब लिंक की तरह सफारी में आपकी वेबसाइट पर खुल जाएगा। ये फॉलबैक बहुत अच्छा है। इसके लिए आपको अपनी वेबसाइट पर एक स्पेशल फाइल एप्पल ऐप साइट एसोसिएशन या ASA फाइल होस्ट करनी पड़ती है, जिससे एप्पल वेरीफाई करता है कि वो वेबसाइट आपकी ही है। तो ज्यादातर केसेस में यूनिवर्सल लिंक्स ही प्रेफर किए जाते होंगे। हाँ, आजकल यूनिवर्सल लिंक्स ही रिकमेंडेड तरीका है। ये ज्यादा सिक्योर्ड हैं, यूजर फ्रेंडली हैं और वो फॉलबैक वाला फायदा भी है। तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया। कंबाइन जो डेटा फ्लो को मैनेज करता है, ऐप एक्सटेंशंस जो ऐप की फंक्शनैलिटी को सिस्टम में फैलाते हैं, विजिट्स जो तुरंत जानकारी देते हैं, सिरी जो वॉइस कमांड्स को इनेबल करता है, नोटिफिकेशंस यूजर को वापस लाते हैं और डीप लिंकिंग उन्हें सही जगह पर लैंड कराती है। ये सब मिलकर वाकई आपको बहुत पावरफुल बनाते हैं। निश्चित रूप से। और ये सिर्फ अलग अलग फीचर्स नहीं है, बल्कि एक इकोसिस्टम बनाते हैं जहां ऐप सिर्फ एक बंद डब्बा न रहकर यूजर के डिजिटल लाइफ का एक इंटीग्रेटेड हिस्सा बन जाती है। कंबाइन लॉजिक को क्लियर रखता है, एक्सटेंशंस ऐप की बाउंड्रीज को धुंधला करते हैं और नोटिफिकेशंस व डीप लिंकिंग सही समय पर सही कॉन्टेक्स्ट में यूजर को एंगेज करते हैं। आज की इस पूरी बातचीत से ख्याल आ रहा है, जैसे जैसे ये इंटीग्रेशन बढ़ रहा है, ऐप्स की फंक्शनैलिटी, विजेट्स, लाइव एक्टिविटीज, एक्सटेंशन के जरिए सिस्टम में और ज्यादा फैल रही हैं। क्या हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां ऐप का जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा बदल जाएगा? मतलब फंक्शनैलिटी शायद ऐप के अंदर बंद ना रहकर जरूरत के हिसाब से सही जगह पर सही समय पर यूजर को मिलेगी। ये सोचने वाली बात है। शायद ऐप एक मोनोलिथिक चीज न रहकर सर्विसेज और इंटरफेसेस का एक कलेक्शन बन जाए जो सिस्टम में अलग अलग जगह पर नजर आए। वाकई दिलचस्प सवाल है भविष्य के लिए। खैर, इस गहरी और जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है सुनने वालों को ये सब उपयोगी लगा होगा। मुझे भी बात करके मजा है। शुक्रिया।